छत्रपति शिवाजी महाराज। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक महान योद्धा की तस्वीर बनती है ना? पर क्या उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही है, या फिर कहानी में कुछ और भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? तो आज हम इसी जटिल और कह सकते हैं हमेशा बहस में रहने वाले व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर या कुछ चर्चाओं में अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि वो तो एक ऐसे बागी थे जो ताकतवर मुगलों से सीधी टक्कर नहीं ले सकते थे, इसलिए छिपकर हमला करते थे। मतलब उन पर लुटेरे और डाकू जैसे काफी संगीन इल्जाम भी लगाए जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या इन बातों में कोई दम है? क्या वाकई ये पूरी सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इन्हीं दावों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। देखिए, एक बड़ी वजह शायद हमारी इतिहास की किताबों में ही छुपी है। महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन जैसे ही आप महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं, कई किताबों में उनका जिक्र बस एक लोकल हीरो के तौर पे सिमट कर रह जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि भाई मुगलों और मराठों में कोई खास फर्क नहीं था, दोनों ही अपने अपने राज के लिए लड़ रहे थे। तो शिवाजी महाराज को सही से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर में चलना होगा, उस माहौल को समझना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ। तभी हम उनके उठाए गए कदमों को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। सोचिए, 17वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। दक्कन की सल्तनतें आपस में ही लड़ रही थीं और उधर उत्तर से ताकतवर मुगल साम्राज्य दक्षिण पर अपनी पकड़ बनाने की फिराक में था। मतलब चारों तरफ एक राजनीतिक खींचतान का माहौल था, और इसी माहौल के बीच एक युवा शिवाजी ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर दरबार में एक बहुत बड़े मनसबदार थे, लेकिन शिवाजी पर सबसे ज्यादा असर उनकी माँ जीजाबाई का पड़ा। वही थीं जो उन्हें बचपन से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं, और शायद उन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये ठान लिया था कि वो किसी और की नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि अपना खुद का एक आज़ाद राज बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े और ताकतवर साम्राज्यों के सामने एक नौजवान, वो भी बहुत कम संसाधनों के साथ, आखिर कैसे खड़ा हो पाया? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में है, उनकी बेमिसाल रणनीति। और इस रणनीति की पहली बड़ी परीक्षा हुई अफजल खान के सामने। अफजल खान बीजापुर का सबसे बेरहम और खूंखार सेनापति। उसने भरे दरबार में शेखी बघारी थी कि वो शिवाजी को घोड़े से उतरे बिना ही जंजीरों में जकड़ कर ले आएगा। और शिवाजी के लिए ये लड़ाई सिर्फ राज की नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी थी, क्योंकि इसी खान ने उनके पिता को बंदी बनाया था, और कहा जाता है कि उनके भाई की मौत में भी उसी का हाथ था। अब शिवाजी महाराज ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में अफजल खान की विशाल सेना से जीतना लगभग नामुमकिन है, तो उन्होंने ताकत से नहीं, दिमाग से काम लिया। पहला कदम, उन्होंने अफजल खान को मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ के घने जंगलों में बुलाया, जहां उसकी बड़ी सेना बेकार हो जाती। दूसरा कदम, अपनी सुरक्षा के लिए कपड़ों के नीचे एक लोहे का कवच पहना। और तीसरा, हाथ में छिपा लिया बाघ नख नाम का एक छोटा लेकिन बेहद घातक हथियार। और हुआ भी ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने धोखे से खंजर मारा, शिवाजी के कवच ने उन्हें बचा लिया, और पलटवार में शिवाजी ने अपने बाघ नख से खान का पेट चीर दिया। ये ताकत पर बुद्धि की जबरदस्त जीत थी। अफजल खान तो बस शुरुआत थी, अगली चुनौती और भी बड़ी थी। अब की बार सामने था खुद मुगल बादशाह औरंगजेब। उसने अपने सगे मामा शाइस्ता खान को कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 1.5 लाख की फौज के साथ पुणे भेजा, और शाइस्ता खान ने आते ही शिवाजी के बचपन के घर यानी लाल महल पर ही कब्जा कर लिया, और वहीं से अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अब इसका जवाब शिवाजी ने एक ऐसे दिलेर हमले से दिया जिसकी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सोचिए, सिर्फ 400 सैनिकों को लेकर शादी की बारात का बहाना बनाकर वो रात के अंधेरे में सीधे लाल महल में जा घुसे, जहां शाइस्ता खान आराम कर रहा था। उस हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं और उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा या रणनीतिकार ही नहीं थे। उनकी सोच इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीत रहे थे, वो एक राष्ट्र का, एक सपने का निर्माण कर रहे थे। और वो सपना था हिंदवी स्वराज्य का। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था भारतीय लोगों का अपना शासन, अपने लोगों के लिए।
ये कोई छोटी बात नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य के खत्म होने के बाद दक्षिण भारत में ये पहला इतना बड़ा स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य था जो आकार ले रहा था। और ये सिर्फ एक सपना नहीं था। इसे हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक एक करके ठोस कदम उठाए। उन्होंने भारत की पहली आधुनिक नौसेना की नींव रखी ताकि समुद्र पर भी राज हो। एक बेहतरीन शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों का अष्टप्रधानमंडल बनाया। अपने किलों को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें धोखा देना नामुमकिन था। और हाँ, उनकी गुरिल्ला युद्ध की तकनीक तो थी ही जिसने बड़ी बड़ी सेनाओं के पसीने छुड़ा दिए। तो अब वापस उसी शुरुआती सवाल पर लौटते हैं, क्या लुटेरे जैसा शब्द इस पूरी तस्वीर में कहीं भी फिट बैठता है? इसका जवाब हमें उनके राज करने के तरीकों और उनके बनाए नियमों में मिलेगा। उन इल्जामों का जवाब सीधे उनके आदेशों में मिलता है। उनकी सेना के लिए सख्त नियम थे। पहला, किसी भी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाला जाएगा। दूसरा, आम लोगों के घर, खेत या मवेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उस जमाने में ये बातें सोचना भी बड़ी बात थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दक्षिण में उन मंदिरों को फिर से बनवाया जिन्हें पहले के आक्रमणों में तोड़ दिया गया था। और ये भी देखिए कि उनकी सोच कितनी समावेशी थी। वो धर्म के आधार पर भेदभाव को बिल्कुल गलत मानते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी सेना और प्रशासन। उनकी नौसेना के 2 सबसे बड़े अफसर दरिया सारंग और दौलत खान मुसलमान थे। उनकी सेना में 700 पठानों की एक पूरी रेजिमेंट थी। मतलब साफ था, उनके लिए काबिलियत धर्म से हमेशा ऊपर थी। तो एक बेजोड़ रणनीतिकार, एक दूरदर्शी शासक और एक इंसाफ पसंद राजा। ये सब जानने के बाद हम अपने सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आखिर शिवाजी महाराज इतने जरूरी क्यों हैं? उनका महत्व क्या है? शायद इसका सबसे सटीक जवाब खुद उनके सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब के शब्दों में है। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कहा था, वो एक महान कप्तान था और अकेला ऐसा शख्स था जिसमें एक नया राज्य बनाने का दम था, जबकि मैं तो भारत की पुरानी सल्तनतों को ही खत्म करने में लगा हूं। और सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, सदियों बाद भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उनकी काबिलियत का लोहा माना था। उन्होंने कहा था, अगर शिवाजी इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो हम अंग्रेज सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर राज कर रहे होते। ये दिखाता है कि उनकी प्रतिभा को दुनिया ने माना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उनके काम का असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे देश पर था। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब उत्तर से मुगल और समंदर के रास्ते से पुर्तगाली दोनों भारत पर हावी होना चाहते थे। उस नाजुक मोड़ पर शिवाजी ने एक ऐसी ताकत खड़ी की जो इस देश की संप्रभुता के लिए एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली का इतिहास है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास में किन की कहानियां पढ़ते हैं और किन की कहानियों को अक्सर भुला दिया जाता है।